हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी गोठीवाला हूँ, कंसल्टेंट इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी जयपुर से। आप सभी जानते हैं कि मेरा ये चैनल महिलाओं के लिए है। उनके जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो मेनोपॉज हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सबको मैं एक एक करके इस चैनल में डिस्कस करती हूँ। तो ऐसा ही टॉपिक आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी और वो सर्जरी से रिलेटेड है। जब भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको किसी भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम के लिए हिस्टेरेक्टमी करवानी पड़ेगी, तो उस टाइम पे आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं हिस्टेरेक्टमी को लेके, उन सबको मैं एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हिस्टेरेक्टमी होती क्या है, क्या क्या तरीकों से हिस्टेरेक्टमी की जा सकती है, क्या सावधानियां आपको रखनी है ऑपरेशन के बाद, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस रह सकते हैं, किन कारणों की वजह से हिस्टेरेक्टमी एडवाइस हो सकती है, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल जो आपके माइंड में आ सकते हैं जब भी आपको हिस्टेरेक्टमी के बारे में सुनने को मिलता है। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्टेरेक्टमी ही मेरा टॉपिक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हिस्टेरेक्टमी? हिस्टेरेक्टमी होती क्या है? हिस्टेरेक्टमी आपके बच्चेदानी का ऑपरेशन है जिसमें आपकी पूरी बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है। हिस्टेरेक्टमी एक बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है और इसका मतलब है कि आपका पूरा बच्चेदानी जब निकल जाएगा, आपको ना तो पीरियड्स आएंगे और ना ही आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हिस्टेरेक्टमी होती क्यों है, क्यों करवानी पड़ती है? तो इसके कॉमन रीजंस रह सकते हैं कि अगर आपको माहवारी बहुत ज़्यादा आ रही है, हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में, या पीरियड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, या फिर आपके बच्चेदानी में कोई गांठ डिटेक्ट हुई है, गायनेकोलॉजिकल कोई भी कैंसर है, या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, जिनमें काफ़ी तेज दर्द रहता है निचले हिस्से में, क्रॉनिक पेल्विक पेन, ये सारे कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिसमें हिस्टेरेक्टमी की रिक्वायरमेंट रह सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्टेरेक्टमी में यूट्रस को पूरा निकाल दिया जाता है। यूट्रस के साथ साथ और दूसरे कौन से स्ट्रक्चर्स को निकाला जाता है, उनके बेसिस पे इसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टोटल हिस्टेरेक्टमी होती है जहाँ पे पूरा का पूरा यूट्रस और उसका माउथ यानी कि सर्विक्स, तो पूरी बच्चेदानी और बच्चेदानी का मुंह पूरा निकाल दिया जाता है, तो उसको कहते हैं टोटल हिस्टेरेक्टमी। यहीं पे अगर केवल बच्चेदानी को निकाला जाए, बच्चेदानी का माउथ यानी कि ओपनिंग, सर्विक्स, इसको छोड़ दिया जाए अंदर ही, तो उसको कहते हैं सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। और तीसरी टाइप की सर्जरी होती है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, जहाँ पे यूट्रस, सर्विक्स और उसके आसपास की स्ट्रक्चर्स भी निकाली जाती हैं। ये सर्जरी मेनली कैंसर्स के लिए काम आती है। अगर बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है, सर्विक्स का कैंसर हो जाता है, तो वहाँ पे रेडिकल हिस्टेरेक्टमी होती है। नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल गांठ में या किसी और रीजन से अगर हिस्टेरेक्टमी हो रही है तो रेडिकल हिस्टेरेक्टमी की जरूरत नहीं होती है, टोटल हिस्टेरेक्टमी ही हम लोग प्रेफर करते हैं। टोटल हिस्टेरेक्टमी में यूट्रस और सर्विक्स के अलावा जो आपकी फलोपियन ट्यूब्स हैं, नली हैं, उनको भी निकाल दिया जाता है ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई उनसे डिजीज नहीं डेवलप हो, कोई ट्यूब का कैंसर वैंसर नहीं हो। तो इसीलिए बेटर रहता है, क्योंकि ट्यूब का कोई फंक्शन नहीं रहेगा। जब यूट्रस ही नहीं रहेगा तो ट्यूब का भी कोई फंक्शन नहीं है। तो इसीलिए टोटल हिस्टेरेक्टमी में यूट्रस के साथ दोनों ट्यूब्स को भी निकाल दिया जाता है। अगर आपकी एज 65 ईयर्स से कम है और आपकी जो अंडेदानी है, ओवरीज हैं, वो एकदम हेल्दी है, सोनोग्राफी पे कोई गांठ नहीं है उनके अंदर, या कोई और दूसरी पैथोलॉजी नहीं है, तो उनको छोड़ दिया जाता है और उनसे छेड़छाड़ नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी एज 65 से ज़्यादा है, या फिर आपकी किसी एक ओवरी में या दोनों ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो ओवरीज को भी साथ में निकाला जाता है। तो इसको हम कहते हैं टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी विथ सैल्पिंगोओफरेक्टमी, यानी कि दोनों की दोनों ओवरीज भी निकाल दी जाती हैं। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि जब भी पेशेंट्स को हिस्टेरेक्टमी के लिए एडवाइस किया जाता है तो उनका हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि ऑपरेशन के बाद थकान, कमजोरी, मोटापा, ये सब प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी। तो ये मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि अगर आपकी ओवरीज नहीं निकाली जा रही है, ओवरीज को मैंने जैसे कहा कि 65 साल से कम उम्र वालों में हम ओवरीज को नहीं निकालते, तो उसका पर्पस ही ये होता है कि अगर आपको मीनोपॉज नहीं आया है, नेचुरली मीनोपॉज अभी तक आपने अटेन नहीं किया है, तो आपकी ओवरीज को नहीं छेड़ा जाता है, क्योंकि जो फंक्शन है, जो हार्मोन्स निकलते हैं आपकी बॉडी में, वो ओवरी से ही निकलते हैं। और जब तक हम उसको नहीं निकालते या उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं
करते, तो वो हार्मोन्स इंटैक्ट रहते हैं, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। एक बार अगर आपको नेचुरली मेनोपॉज आ गया है या फिर आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ओवरीज का फंक्शन यूं ही नेचुरली कम हो जाता है, तो अब ओवरीज को प्रिजर्व करने का कोई सेंस नहीं होता, इसीलिए ओवरीज को निकाल दिया जाता है। अदरवाइज अगर आप यंग एज में हैं और आपको किसी भी वजह से हिस्टेरेक्टमी करवानी पड़ती है, तो ओवरीज को प्रिजर्व किया जाता है, उनको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता, ताकि वो अपना फंक्शन करते रहे। तो ओवरीज को निकालने के बाद या फिर जो मेनोपॉज आता है उसके बाद जो भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कमजोरी रहना, हड्डियों में दर्द होना, ऑस्टियोपोरोसिस, अचानक से गर्मी लगना, पसीने छूटना, घबराहट होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के। ये आपको नहीं आएंगे अगर आपकी ओवरीज नहीं निकाली गई हैं, केवल बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया है तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में घबराना नहीं है। डॉक्टर बिल्कुल सब सोच समझ के ही ऑपरेशन डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं। आपकी यंग एज है तो वो ओवरीज को जितना हो सकता है उतना बचाने की कोशिश ही करते हैं, ताकि आपको कोई सिम्टम नहीं आए ऑपरेशन के बाद मेनोपॉज के, या कोई और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। और दूसरी की तरफ अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है आपकी ओवरीज में और ऐसा लगता है कि ओवरीज को भी निकालना पड़ेगा हिस्टेरेक्टमी के साथ ही, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप ऑपरेशन के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें और दूसरी टैबलेट्स लें, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां गलने वाली जो प्रॉब्लम होती है उससे बचा जा सके। तो इसका भी सोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है कि ओवरीज निकालने के बाद हमेशा ही आपको वो सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ेंगे। कुछ सिंपल से ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हिस्टेरेक्टमी क्या होती है, उसके रीजंस क्या होते हैं करवाने के, और उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हिस्टेरेक्टमी के रूट्स क्या होते हैं, कैसे की जाती है हिस्टेरेक्टमी। तो आज से कुछ सालों पहले तक हिस्टेरेक्टमी जो है पूरा पेट खोल के की जाती थी, ओपन हिस्टेरेक्टमी जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में पूरा पेट खोल के हम अंदर एंटर होते थे और आपकी बच्चेदानी यूट्रस के साथ सर्विक्स को निकालते थे। लेकिन अब एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। आज के ज़माने में कोई भी एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं और बेनिफिट्स बहुत ही कम होते हैं। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी उन केसेस के लिए रिजर्व है जिनमें दूसरे रूट्स से हिस्टेरेक्टमी पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी गांठें हैं या फिर आपको पहले बहुत सारे ऑपरेशंस हो रखे हैं जिनमें दूरबीन अंदर नहीं जा पा रहा है, दूरबीन से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो इमरजेंसी केसेस में एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ सकती है। लेकिन इलेक्टिवली रूटीन वे में कोई भी एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करना पसंद नहीं करता। दूसरा तरीका होता है वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, जहाँ पे आपकी वजाइना से ही यूट्रस और सर्विक्स को निकाल दिया जाता है। वजाइनल हिस्टेरेक्टमी मेनली उन कंडीशंस में हेल्पफुल है जहाँ पे बच्चेदानी अपनी जगह छोड़ के नीचे की तरफ खिसकने लगी है, यानी कि प्रोलैप्स के केसेस में अगर आपको यूट्राइन प्रोलैप्स है, ऑलरेडी बच्चेदानी नीचे खिसक चुकी है, तो फिर उसको नीचे से इजीली निकाला जा सकता है। वजाइनल हिस्टेरेक्टमी के भी अपने अपने लिमिटेशंस हैं। अगर अंदर गांठें हैं, बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, या फिर ओवरी के अंदर गांठें हैं, या कुछ और पैथोलॉजी भी है, एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है, अगर वो है तो उस कंडीशन में वजाइनल हिस्टेरेक्टमी बहुत डिफिकल्ट होती है, तो वो प्रेफर नहीं करते। तीसरा टाइप है लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। ये मोस्ट एडवांस्ड तरीका है हिस्टेरेक्टमी करने का, और इसके अंदर एक दूरबीन डाला जाता है पेट में, जिससे बहुत ही ज़्यादा जूम्ड इमेजेस दिखती हैं, बहुत क्लियर इमेजेस दिखते हैं आपके पेट के अंदर के, जो भी ऑपरेट कर रहे हैं हम, जो सर्जिकल फील्ड है उसके बहुत क्लियर पिक्चर्स हमें दिखते हैं। तो बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप हिस्टेरेक्टमी की जा सकती है और बहुत कम टाँके आते हैं, 3 या 4 टाँकों में आपका पूरा ऑपरेशन हो जाता है। और वो 3-4 टाँके भी एक साथ नहीं आते, 1-1 सेंटीमीटर की इंसिजन्स लगते हैं पेट के अलग अलग जगह पे। तो इसीलिए कोई पेन या इन्फेक्शन या कोई और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू ओपन एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी बहुत कॉमन हो गया है आजकल, तो इसके कॉमन होने के जो पीछे जो कारण है वो है इसके फायदे। बहुत सारे फायदे होते हैं दूरबीन से ऑपरेशन के। सबसे पहला, इसमें हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है, मरीज दूसरे ही दिन छुट्टी होके घर जा सकते हैं, अपने
रूटीन काम वो चालू कर सकते हैं। पेन ऑपरेशन के बाद बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है एकदम। रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ब्लड लॉस ऑपरेशन में बहुत कम होता है और बहुत ही नीट सर्जरी होती है। ज़्यादा चीरा-फाड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास जिससे बहुत ही नीटली सारा ऑपरेशन हो जाता है। तो मरीज़ को उसके बाद के सारे कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन रेट ये सब बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए ये प्रेफर्ड चॉइस हो गया है आजकल। तो दूरबीन का ऑपरेशन जब भी हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, एक क्वेश्चन वो ज़रूर पूछते हैं। उनको हमेशा एक डाउट माइंड में आता है कि क्या पूरी की पूरी गांठ या पूरी बच्चेदानी इस ऑपरेशन से निकल पाएगी? नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 1 सेंटीमीटर का छेद जब होगा पेट में तो उससे कैसे हम पूरा का पूरा टिश्यू या बच्चेदानी या गांठ को कैसे निकालेंगे, कुछ अंदर छूट तो नहीं जाएगा। तो मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि दूरबीन का ऑपरेशन हो या पूरा पेट खोल के ओपन ऑपरेशन हो, उन सब में आपकी पूरी बीमारी को निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ऑपरेशन के करने के तरीके से अंदर बीमारी छोड़ने का कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई सा भी आप रूट सिलेक्ट करिए, आप ओपन एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी कराएं या फिर आप लैप्रोस्कोपिक कराएं, वजाइनल कराएं, डॉक्टर सर्जन हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा बीमारी आपका निकल जाए, उसमें अंदर कुछ छूटने के चांसेस नहीं रहते। दूरबीन में होता क्या है कि जो हम गांठ निकालते हैं वो गांठ जब हम निकाल देते हैं, सेपरेट कर देते हैं यूट्रस से, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और फिर बाहर बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। 1 सेंटीमीटर वाले इंसिजन से ही निकाला जाता है। तो अंदर छूटने का कोई सवाल नहीं है। और जब हिस्टेरेक्टमी होती है, पूरा जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, तो उसमें यूट्रस के जो भी अटैचमेंट्स होते हैं जिससे भी यूट्रस जुड़ा हुआ है आपकी बॉडी में, उन सबको पहले काट दिया जाता है और फिर उसको वजाइना के थ्रू ही पूरा खींच लिया जाता है बाहर। तो इसीलिए पूरा यूट्रस एक साथ बाहर आ जाता है, अंदर छूटने का कोई सवाल नहीं होता। तो इसलिए आप डरिए नहीं कि कुछ अंदर छूट जाएगा दूरबीन से। ये बहुत कॉमन है, जो गांव के इलाके हैं वहां पे लोग डरते हैं, नहीं कराते, वो ओपन करना ही प्रेफर करते हैं कि अब पूरा पेट खोल के ही, उनको सेटिस्फैक्शन ही उसमें मिलता है कि पूरा पेट खोल के हुआ है तो सब कुछ निकला होगा, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है। दूरबीन में भी चीजें बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसा पेट खोल के होती हैं, और दूरबीन के फायदे खुले ऑपरेशन से बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए प्रेफर करते हैं कि आप दूरबीन का ऑपरेशन ही कराएं अगर आपको करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक और कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या ऑपरेशन कराना सेफ है दूरबीन का, या कैसा भी ऑपरेशन, हिस्टेरेक्टमी कराना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाती हूँ कि देखिए, आपकी जो भी बीमारी है उसको अंदर रखने से अच्छा, उसको अंदर रखने से सेफ बाकी सब चीजें हैं। हर सर्जरी का अपना अपना लिमिटेशन होता है, अपने अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। चाहे पित्त की थैली की बात करें, किडनी की बात करें, लिवर की बात करें, कुछ भी सर्जरी आपको किसी भी चीज के लिए अगर होनी है तो उनके अपने अपने लिमिटेड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर इलाज से डर जाएंगे। हिस्टेरेक्टमी बहुत ही सेफ सर्जरी है। इसमें जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो ये है कि आपको ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, आपके आसपास की जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि बच्चेदानी के आसपास पेशाब की थैली होती है, आंतें होती हैं, उनको चोट लग सकती है, और सर्जरी के बाद इन्फेक्शन या फीवर, इन सब के रिस्क रहते हैं। लेकिन ये हर पेशेंट के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो हिस्टेरेक्टमी करवाएगा उसको ये सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ेंगे। ये कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में ज़्यादा होते हैं, यानी कि अगर आपकी सर्जरी डिफिकल्ट है, आपको पहले ऑपरेशंस हो रखे हैं किसी भी कारण से, आपके सिजेरियन हो रखे हैं या पहले कोई गांठ निकली हुई है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, कोई भी ऑपरेशन हो रखे हैं, या फिर आपको अंदर यूट्रस का इन्फेक्शन था, पेल्विस का इन्फेक्शन था, टीबी था, एंडोमेट्रियोसिस था, ऐसी कोई भी बीमारियां थी जिसमें आपके पेशाब की थैली, आंतें, बच्चेदानी ये सब आपस में चिपके हुए हैं, या फिर आपको कोई दूसरा मेडिकल डिसऑर्डर है, बीपी बहुत ज्यादा है, ऐसे कंडीशंस में ये कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो मैनेज नहीं हो सके। कॉम्प्लिकेशंस हर चीज के साथ आते हैं। हम अगर आज घर के बाहर निकलेंगे, गाड़ी में निकलेंगे, तो किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम घर से बाहर निकलना छोड़ दें। तो ऐसे ही सर्जरी में
ठीक है, अपने अपने कॉम्प्लिकेशन हर सर्जरी के साथ होते हैं। जितनी सिंपल सर्जरी होती है, आपका कोई ऑपरेशन नहीं हो रखा पहले या फिर कोई इन्फेक्शन नहीं हो रखा, जो भी चीज़ें मैंने बताई वैसा आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आपकी सर्जरी एकदम फिट एंड फाइन, सेफ, 100% सेफ होगी। और दूसरी तरफ जिनको मैंने बताया आपको कि जो कॉम्प्लिकेशन फैक्टर्स रहते हैं, कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स रहते हैं सर्जरी के, वो भी हैं, तो भी सर्जरी 99.9% कोई कॉम्प्लिकेशन लेके नहीं आती है। दूरबीन से जब किया जाता है तो दूरबीन, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही जूम्ड इमेजेस दिखाता है हमको, तो बहुत स्टेप बाय स्टेप हम चल के कितनी भी डिफिकल्ट सर्जरी हो उसको बिना कॉम्प्लिकेशन के पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हीं कारणों से मैंने कहा कि दूरबीन का जो ऑपरेशन है वो आजकल बहुत फेवरेट होता जा रहा है सबका। पेशेंट्स भी बहुत जल्दी रिकवर होते हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी बहुत कम होती है। तो बात करते हैं कि सर्जरी के बाद का पीरियड कैसा रहता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं या क्या सावधानी आपको रखनी है। तो इनिशियली जो पहले कुछ दिन होते हैं, पहला हफ्ता भर जो होता है, उसमें आपको हल्का हल्का दर्द रह सकता है टांकों में। उसके लिए डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं और पेन किलर्स देते हैं। वो आपको जैसा बताते हैं वैसा आपको लेना है। 7 दिन बाद ये दवाइयाँ आपकी बंद हो जाती हैं और SOS बेसिस पे पेन किलर्स चलते हैं। अगर आपको ज़रूरत है, आपको दर्द हो रहा है तो आप लें, नहीं तो डेली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्जरी के बाद हम आपको एडवाइस करते हैं कि सेकेंड डे हम आपको घुमाते हैं, चलाते फिराते हैं और एडवाइस करते हैं कि अपना रूटीन का जो हल्का फुल्का काम है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका खाना पीना भी ग्रेजुअली स्टार्ट होता है। सर्जरी के 6 घंटे बाद से हम आपको चाय पानी पिलाना स्टार्ट करते हैं, लिक्विड्स देते हैं, फिर सॉफ्ट डाइट देते हैं और फाइनली सेकेंड थर्ड डे पे जाके आप फुल डाइट अपनी ले सकते हैं, जैसा कि आप ऑपरेशन से पहले लेते थे। सर्जरी के बाद कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, कब्ज रह सकती है, क्योंकि इतना प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं हो पाता है और रेस्ट भी ज़्यादा रहता है, इतना आप घूमते फिरते नहीं है जैसा कि आपका रूटीन पहले हुआ करता था, तो कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। उसके लिए शुरुआती कुछ दिनों अगर आपको पेट साफ करने के लिए दवाइयाँ चाहिए तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि आपको कब्ज की शिकायत रह रही है, तो आपको लेग्जेटिव्स जो हैं वो एडवाइस कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्जरी के सेकेंड डे से हम आपको घुमाना फिराना चालू कर देते हैं। 7th डे तक आप अपना रूटीन हल्का फुल्का काम सारा स्टार्ट कर सकते हैं। 6 हफ्ते तक जाके आप अपना पूरा फुल फ्लेश्ड काम काज स्टार्ट कर सकते हैं। 6 हफ्ते तक हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपने वजाइना में कुछ नहीं इंसर्ट करेंगे, कुछ डालेंगे नहीं साफ सफाई करने के लिए, या इंटरकोर्स भी नहीं करना है आपको 6 हफ्ते तक। उसके बाद जैसे टाँके आपके पूरे के पूरे ठीक हो जाते हैं, फिर आप अपना फ्री हैं हर तरह के एक्टिविटीज़ करने के लिए, एक्सरसाइजेस करने के लिए, हैवी वर्क अगर आप करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी सावधानियाँ इसमें रहती हैं। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको जब भी डॉक्टर बुलाते हैं तब आपको उनको दिखाने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद वो टाँके कटवाने के लिए बुलाते हैं और टाँकों को नीचे अंदर के टाँकों को चेक करते हैं, और वैसे ही 1 महीने बाद फिर से आपको बुलाया जाता है अंदरूनी टाँकों को चेक करने के लिए। और बाकी आपकी रिकवरी पे डिपेंड करता है। अगर वो और फ्रीक्वेंटली आपको बुलाते हैं तो आपको उनके साथ सहयोग करके एज इट इज़ जब भी बुलाएं तब जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्टेरेक्टमी के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।